हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 29। चैप्टर का नाम है टर्म लोन्स। ये आपका एबीएम जो कि हमारा सीआईबी का फर्स्ट पेपर है, उसी के मॉड्यूल डी का चैप्टर है। तो इसमें क्या देखने वाले हैं कि टर्म लोन क्या है, डिफर्ड पेमेंट गारंटी क्या होता है, पूरा थ्योरी है चैप्टर वैसे। टर्म लोन और प्रोजेक्ट अप्रेजल कैसे करते हैं, और बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, थ्योरी है वही। तो देखते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट टर्म लोन। बैंक प्रोवाइड टर्म लोन नॉर्मली फॉर फिक्स असेट्स। तो टर्म लोन मतलब लंबे टाइम के लिए आप लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बैंक अपना लंबे टाइम के लिए लोन दे रहा है, तो वही हमारा टर्म लोन हुआ। तो इसमें क्या है, ये ज़्यादातर उस पर्पज़ के लिए देते हैं जैसे आपको फिक्स असेट लेने हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब बहुत लंबे टाइम का ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है। आपने कोई बिल्डिंग ली, कोई लैंड लिया, तो बहुत लंबे टाइम तक ये आपका असेट है, ये आपको प्रॉफिट अर्न करके देगा। और वाइल द वर्किंग कैपिटल लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर सब्सटेनिंग द वर्किंग कैपिटल करंट एसेट लेवल। तो बस इतना ही है। और इसके ब्रैकेट में ये भी लिखा है पर्सनल लोन, कंजप्शन लोन, एजुकेशन लोन बीइंग एक्सेप्शन। तो ये कुछ चीज़ें जो कि इसके एक्सेप्शन में है, ठीक है। इनको भी लंबे टाइम के लिए बैंक दे देता है। वो असेट नहीं क्रिएट करके दे रहे हैं एजुकेशन लोन। एक तरह से आप सोचो तो कि जॉब मतलब लोन लिया फिर जॉब लगेगी, पर एक तरह का असेट नहीं है वो, आपका लग भी सकते नहीं भी लग सकते, ठीक है। तो आपने बिल्डिंग ली तो 100% आपका असेट हो गया। तो यही कुछ एक्सेप्शन केसेस भी बोले साथ साथ कि पर्सनल, कंजप्शन और एजुकेशन ही हमारा असेस अलग है, मतलब थोड़ा एक्सेप्शन है। वर्किंग कैपिटल लोन्स आर सैंक्शन फॉर 1 ईयर बट आर पेबल ऑन डिमांड। टर्म लोन आर पेबल एज एग्रीबल रिपेबल से विच इज, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल लोन भी बैंक दे देता है, और वर्किंग कैपिटल में एक लिमिट देख के उसको सैंक्शन किया जाता है। बोरोवर को एक लिमिट देके कुछ लोन सेक्शन करते हैं, तो वही हमारा वर्किंग कैपिटल है। ये हम ऑलरेडी अभी शायद आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल लोन क्या क्या होता है। वर्किंग कैपिटल पूरा साइकिल होता है, वो क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल जिसको भी बोलते हैं हम, वो हम वहीं पे डिटेल में देख लेंगे क्या है। डिफर्ड पेमेंट गारंटी, डीपीजी। डिफर्ड पेमेंट गारंटी क्या है? व्हेन द परचेसेस और फिक्स असेट डजंट पे टू द सप्लायर इमीडिएटली। जब आप पेमेंट उसी टाइम नहीं दे रहे, एक आप उससे एग्रीमेंट बना दे रहे हैं कि हम कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम या कुछ महीनों बाद हम आपको पेमेंट देंगे, तो वही होगा डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड मतलब थोड़ा देरी से, ठीक है। आप पेमेंट तो देंगे पर थोड़ा देरी से देंगे, लेकिन आप पे विश्वास कैसे कर ले, हम आपको अभी अपना असेट दे रहे हैं, अभी से हम आपको मशीन कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन आप पेमेंट हमें देरी से कर रहे हैं, तो वो गारंटी बना देगा, ठीक है। डीपीजी पेज अकॉर्डिंग टू द एग्रीड रीपेमेंट शेड्यूल एंड बैंकिंग गारंटिंग दिस। तो उसमें क्या है, उसने बोला कि मैं दूंगा, लेकिन उसको विश्वास नहीं आपके पास, आप देंगे कुछ टाइम बाद, तो बैंक गारंटी देगा कि अगर ये नहीं देगा तो कोई बात नहीं, हम दे देंगे। तो उसी गारंटी को डीपीजी मतलब डिफर्ड पेमेंट गारंटी, की देर में पेमेंट करने वाला है कस्टमर, उस कस्टमर के बिहाफ पे हम आपको गारंटी देते हैं, वही है डीपीजी। ये इंपॉर्टेंट है। डीपीजी क्या होता है, कई बार आता है, 1 नंबर में ही आएगा। और डिफरेंस बिटवीन टर्म लोन अप्रेजल्स एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल्स। सो प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या है, आपको जानना है कि कैसा, मतलब जो प्रोजेक्ट है वो उसका कितना वैल्यू, उसकी क्वालिटी आपको जानना है। तो इन प्रोजेक्ट टू फाइनेंस ऑल द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एंटरप्राइज इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आर एप्रेजल। तो होता क्या है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन दे रहे हैं, तो उसका जितना भी वर्किंग कैपिटल है हर तरीके का आप एसेस करेंगे, ठीक है। क्योंकि टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ टर्म लोन इंक्लूड मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल ऑल्सो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जैसे आपका रॉ मटेरियल है, फिर आपने उससे स्टॉक इन प्रोसेस बनाया, मतलब एक ऐसा गुड जो फिनिश भी नहीं है और रॉ मटेरियल भी नहीं है, जो बीच का स्टेज है, ठीक है, स्टॉक इन प्रोसेस जिसको बोलते हैं। फिर फिनिश्ड गुड्स, एक आपने प्रोडक्ट बनाया जिसको आप बेचेंगे, फिर उसको बेच के आपको पैसा मिलता है, तो वही पैसा आपके हाथ में आता है, फिर उससे आप दोबारा रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो ये पूरा एक साइकिल होता है, उसी को वर्किंग कैपिटल। तो बीच बीच में हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, जैसे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए और पैसा चाहिए, इन सब के लिए। तो बैंक को असेस करता है कि कितना इसका बिजनेस क्या है, कितना वाइबल है, कितना पैसा मांग रहा है, क्योंकि अब बैंक जाके तो देख नहीं सकता उसका कि कितना सामान रॉ मटेरियल, एक एक चीज़ चेक करना वो इम्पॉसिबल है। तो उसकी जो स्टेटमेंट है पिछले साल की, उसी से थोड़ा बहुत आइडिया लगा के बैंक उसका एक बोलता है कि हाँ इतना लोन इसको सैंक्शन होना चाहिए। और टर्म लोन के लिए कैसे असेस करते हैं वो तो हमें पता ही है कि हम कस्टमर टर्म लोन ज़्यादातर जैसे हमारा नॉर्मली प्रोजेक्ट में तो हम पूरा देखेंगे कि कैसा कैसा आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसमें जो वर्किंग कैपिटल है उसको असेस करके लोन देते हैं। और जैसे हमारा नॉर्मली असेसमेंट है उसमें तो हम जानते हैं ना हम कैसे करते हैं, हम उसमें भी वही है, सारा कुछ हमें उसका देखना है कि जितना डिमांड कर रहा है क्या ये डिजर्विंग है, और क्या ये मतलब जितना भी इसने बोला तो क्या हमें इतना पैसा रिटर्न करेगा नहीं करेगा। तो वही प्रोजेक्ट अप्रेजल का इन्होंने 3 मेथड बोला है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अप्रेजल ऑफ मैनेजरियल, टेक्निकल और इकोनॉमिकल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैनेजरियल एस्पेक्ट्स में क्या होगा, सीकिंग द आंसर। तो मैनेजरियल एस्पेक्ट में ये 3 तरह से है, प्रोजेक्ट अप्रेजल करने का 3 तरीका है। तो पहला वाला जो मैनेजरियल एस्पेक्ट्स है उसमें देखेंगे व्हाट आर द क्रेडेंशियल्स ऑफ द प्रोमोटर्स, की जो भी है उसकी क्या क्रेडेंशियल्स है, कितना वो उसका फाइनेंशियल स्टेक कितना है,
व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस है, हु आर द की पर्सन टू बी अपॉइंटेड टू, कौन से लोग हैं जो बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो इन सब के आंसर्स आप मैनेजरियल में देखते हैं। ये 3 मेथड है। टेक्निकल में क्या होगा, आप देखेंगे कहाँ पे लोकेशन है। द टेक्निकल फिजिबिलिटी इन्वॉल्व द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, ये चीज़ें देखते हैं कि कहाँ लोकेशन है, किस टाइप के प्रोडक्ट बनने जा रहे हैं, या प्रोडक्ट प्रोसेस किस चीज़ का प्रोसेस है। अगला इसमें और क्या देखेंगे, कहाँ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, कैसा कंस्ट्रक्शन है, रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है, मार्केटिंग का कैसा अरेंजमेंट है। मार्केटिंग भी ज़रूरी है ना, आपका अच्छा प्रोडक्ट तभी मार्केट में जाएगा जब लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये सब चीज़ें देखते हैं किसमें, टेक्निकल में। तीसरा तरीका क्या है हमारा, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या होगा, आप सारा जो प्रॉफिट के रिलेटेड सोचेंगे, कितना उसको रिटर्न होगा, रिटर्न इन्वेस्ट जितना आपकी कंपनी जिसको आप लोन दे रहे हो उसने कितना उसको इन्वेस्ट करने पे कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है। सेंसिटिविटी एनालिसिस, मतलब एक चीज़ को लेकर आप एनालाइज करेंगे। मार्केट की कंडीशन तो कुछ फिक्स नहीं है ना, स्मॉल चेंज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ फिनिश गुड्स में हैव अ ड्रास्टिक इम्पैक्ट। सेंसिटिव एनालिसिस बनती, तो मार्केट कंडीशन हमें पता नहीं क्या हो जाए, कोई प्रोडक्ट आज बहुत अच्छा बिक रहा, आपने उसका लिए बहुत बड़ा लोन दे दिया, लेकिन बाद में उसका वैल्यू खत्म हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो अब एक एक पॉइंट को देख के नोटिस करते हैं। इसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या देखते हैं कि अगर ज़्यादा ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है उसका मोर रिस्क एज कम्पेयर टू द लोअर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं और उसमें देखते हैं कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो ज़्यादा रिस्की तब होगा जब उसका वैल्यू ज़्यादा आता है। ठीक है, ब्रेक इवन। इसके बाद है टाइप ऑफ फाइनेंस बाय द बैंक। तो ये है किसके लिए, अप्रेजल एंड फाइनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे मान लीजिए आपको रोड बनानी है, ठीक है, बिल्डिंग्स बनानी, तो वो सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसके लिए बैंक कैसे अप्रेजल करता है। टाइप ऑफ फाइनेंस बाय द बैंक, टेक आउट फाइनेंसेस। इसमें क्या होता है कि जो बैंक है जैसे IDFC, ये क्या करता है, लिक्विडिटी सपोर्ट, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत, जैसे सड़कें रोड बहुत लंबे टाइम तक चलता है, 20 30 40 साल, बहुत लंबा, तो बैंकों का तो पैसा फंसा रह गया वहाँ पे ना। तो इनके पास ऑप्शन क्या रहता है, अगर इनको ये मतलब बैंकों को अगर लिक्विडिटी सपोर्ट ना दिया जाए तो फिर वो ऐसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कोई पैसा लगाना नहीं चाहेगा, कोई इनको लोन ही नहीं देना चाहेगा। तो उस अरेंजमेंट के लिए IDFC बनाया है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो ये क्या करता है, ये उन बैंकों को लोन देता है, उनको लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड कराता है जिन बैंकों ने लोन दिया है। लिखा है ना बैंक टेक आउट फाइनेंस, तो वो अपना पैसा ले सकते हैं। और किससे लेंगे पैसा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो पैसा लग गया, तो IDFC वाले उनको देंगे। वही है मेन, तो उसमें टेक आउट फाइनेंसिंग ही इंपॉर्टेंट है, और भी मेथड्स होते हैं वैसे, तो टेक आउट फाइनेंसिंग से मेन है कि जिसमें जो IDFC है ये सब फाइनेंस करते हैं बैंकों को। तो वही उसका अप्रेजल भी किया जाता है। तो अप्रेजल में क्या है कि देखेंगे अच्छे से, ड्यू डिलिजेंस, मतलब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट जहाँ पे आप पैसा दे रहे हैं, जिस भी इंफ्रास्ट्रक्चर का आप पैसा दे रहे हैं, क्या वो वाइबल है नहीं है, उससे कितना आपको रिटर्न मिलेगा, क्या वो आपका पैसा आपको रिपे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कितना रिटर्न है उस प्रोजेक्ट में, वो सब डिफाइन और अच्छे से उसको असेस कर लेना। और प्रूडेंशियल्स रिक्वायरमेंट भी है इसका, C अप्रेजल दूसरा था, प्रूडेंशियल में है एक्सपोजर लिमिट सेट आप लगा देना कि जितना भी आप ग्रुप आपको लोन देंगे तो 40% ऑफ द लोन exposure norm of 40% of the bank capital by an addition credit exposure the borrower belong to group में exceeds 50 provided the additional credit exposure account extension of the credit room faster। तो बोला वैसे आपने लिमिट 40% बनाया, लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं तो 10% आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, कि इसको 40% तक आपका टोटल लोन का लिया ना, जो भी बैंक का कैपिटल फंड है उसको 40% दे रहे हैं, लेकिन आप 10% एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं अगर वो किस में होगा, अगर वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। सिंगल बोरोवर में भी एक्सपेक्ट्स टू 15% ऑफ द बैंक फाइनेंस एडिशन 5% एडिशनल क्रेडिट स्टॉकर। अगर कोई भी सिंगल बराबर वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ बना रहा है तो मान लीजिए आपको उसको एक्सपोजर, मतलब मान लीजिए आपका 15% था कि बैंक का कैपिटल फाइनेंस का, ये तो ग्रुप वाले की बात है, ग्रुप में 40 है उसको 50 कर सकते हैं, पर जो सिंगल बराबर है उसका अगर 15 है तो आप उसको 20 यानी 5% उसमें भी बढ़ा सकते हैं। ऊपर वाले में 10 था ग्रुप वाले में, जो सिंगल इंडिविजुअल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप उससे लोन लेगा तो आप उसको 5% बढ़ा सकते हैं। बस यही है, टेक आउट फाइनेंसिंग वही हो गया, उसी को दोबारा इन्होंने डिटेल में बोला। वही कि बैंक का जो ये क्यों ज़रूरी है बैंकों के लिए, क्योंकि बैंकों का असेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाता है ना, बहुत लंबे टाइम तक आपका पैसा फंसा है तो आपको वो पैसा बैंकों का अपना नहीं, वो कहीं कस्टमर का है, तो उसका असेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाता है। तो इसीलिए IDFC बहुत अच्छा ऑप्शन है जो उसके लिए उसके पैसे को मतलब उनकी भरपाई कर देता है। भरपाई मतलब उनसे ले लेता है वो कि आपको हम चुका रहे पैसा, उनको रीफाइनेंस कर देता है एक तरह से IDFC। वही दोबारा से बोला है, लिक्विडिटी सपोर्ट फ्रॉम IDFC। So as an alternate to take out financing, IDFC and SBI have devised a project or liquidity support. Under this scheme, IDFC would commit the point of sanction to refinance the, लिखे ना, जो भी आउटस्टैंडिंग लोन बचा है, प्रिंसिपल और अनरिकवर्ड इंटरेस्ट जो भी हुआ है, और पार्ट ऑफ लोन टू द बैंक
आफ्टर द एग्री पीरियड से 5 years, तो कुछ टाइम बाद वो बोलेगा कि हम आपको ये पैसा दे देंगे। क्रेडिट रिस्क ऑन द प्रोजेक्ट विल बी टेकन बाय द बैंक कंसर्ट एंड, तो उसमें जो भी क्रेडिट रिस्क होगा, जैसे बोला कि 4-5 साल बाद आपको पैसा देंगे, तो वो क्रेडिट रिस्क की भरपाई बैंक को करनी होगी, ना कि IDFC को, बैंक करेगा, ठीक है। द बैंक वुड रिपे द अमाउंट टू IDFC विद इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स एग्रीड अपॉन, सिंस IDFC वुड बी टेकिंग क्रेडिट रिस्क ऑन द बैंक, द इंटरेस्ट टू बी चार्ज बाय इट ऑन द अमाउंट रिफाइनेंस डिपेंड। ठीक है, बस यही है। और समरी इस चैप्टर में से बस मेन था टेक आउट फाइनेंस क्या होता है, वो क्वेश्चन पूछ लेते कई बार 1 नंबर का। टेक आउट फाइनेंस में जो IDFC ये सब आपका जो प्रिंसिपल और जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है लिखा है ना, उसको रिफाइनेंस कर देता है। रिफाइनेंस मतलब आपका पैसा जो आपने कहीं दिया तो आपको वो पैसा वापस कर रहे हैं। कस्टमर उसने तो नहीं दिया, जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जिसको दिया वो नहीं दिया, उन्होंने आपको पैसा नहीं दिया, पर IDFC ने पहले आपको दे दिया क्योंकि आपका जो लिक्विडिटी मिसमैच था। तो ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है, चाहे तो आप ऐसा ऑप्शन भी कर सकते हैं। बस ये इसमें टेक आउट फाइनेंसिंग इंपॉर्टेंट था और डिफर्ड पेमेंट गारंटी, ये 2 इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। DPG एक नंबर का ही पूछेंगे, पूरा चैप्टर थ्योरी में है हमारा। और इसके बाद फिर आपको 30 चैप्टर क्रेडिट डिलीवरी, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ, तब तक आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।